friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमें टेलीग्राम के चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। और एक और अच्छी सी बात बताती हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाते हैं तो जो भी मैं आपको वीडियोस में पढ़ाती हूँ उन सभी के जो नोट्स है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का 3rd वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है और एक पूरे बोलते हैं ना ब्रीफ स्टडी करी थी इस एक्ट की। सेकेंड वीडियो में हमने देखा डेफिनेशंस को और ये है 3rd वीडियो जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से सेक्शन 5 तक का। और मैं आपको एक और ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सभी डिटेल में स्टडी कर दिए, अच्छे से डीप में पढ़िए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और हम आपको आरजे-सीजे की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन लेक्चर सीरीज और एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का 3rd पार्ट। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 3 टू सेक्शन 5 तक। इससे पहले हमने सेक्शन 2 डेफिनेशंस का जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा है। उसमें जो डेफिनेशंस, जैसे कोई डेफिनेशन थी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में थी, कोई जो थी वो राजस्थान म्यूनसिपलिटी एक्ट में थी, तो वो भी मैंने आपको बताई है क्योंकि डीप में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिए। नॉर्मली आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो सेक्शन 2 को रीड आउट करके और आपको समझा देंगे, बट उसके अंदर क्या लिखा है वो हमने आपको बताया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 नॉट अप्लाई टू सर्टन प्रीमाइसेस एंड टेनेंसी। इस हेडिंग को पहले समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसमें डिसकन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये चीज़ बोलना चाह रहा है। देखिए पहले अपन सिंपली समझते चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 क्या था। याद करिए हमारे फर्स्ट वीडियो को जिसमें मैंने आपको एक ब्रीफ स्टडी करवाई थी, उसमें मैंने बताया था चैप्टर 2 जो है वो है रिविजन ऑफ रेंट। रिवीजन ऑफ रेंट से रिलेट करता है कि रेंट कब बढ़ाना है, कब कम करना है। रिवीजन आप क्या समझते हैं? रिवीजन उसमें कुछ भी अमेंडमेंट करना है, जो रेंट है उसको कितना % बढ़ाना है, कब घटाना है, कितना प्रीमाइसेस है, क्या है, जो भी रिवीजन से रिलेटेड जो भी होता है वो सब चीज़ें। तो वो रिवीजन ऑफ रेंट है चैप्टर नंबर 2। देन 3rd चैप्टर है टेनेंसी से रिलेटेड, जिसमें टेनेंट की क्या राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, वो क्या आप टेनेंट को निकाल सकते हैं, इलीगल एविक्शन क्या होता है, ये सब चैप्टर नंबर 3 में है। तो जो सेक्शन 3 है उसमें बोला है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जो रिवीजन ऑफ रेंट और टेनेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे। समझिए, जो रिवीजन ऑफ रेंट और टेनेंसी में बात करी गई है वो कौन से प्रीमाइसेस पर लागू नहीं होगा, ये बोलता है सेक्शन नंबर 3, ठीक है। अब आपको कंफर्म हुआ कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। किसी के एक्सेप्शंस की तरह इनको मत लीजिए, बस इतना समझिए कि जो रिवीजन ऑफ रेंट और जो टेनेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस है वो इन प्रीमाइसेस पे जो कि सेक्शन 3 में बताइए उन पे नहीं लगेगा। तो उन पे क्या लगेगा? उन पे जो है नॉर्मली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, सीपीसी जो भी है डील होएगा, वो हम आगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में डील करेंगे। अभी हम सेक्शन 3 में इतना समझ गए कि जो टेनेंसी और रिवीजन ऑफ रेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो इन सारी चीज़ों, इन सारी प्रीमाइसेस पे नहीं लगेंगे। अब वो कौन कौन से प्रीमाइसेस है इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है तो 1st, 2nd एंड 3rd जो है उनको हटा दिया गया है। पहले लिस्ट बहुत लंबी थी, अब आपके लिए सिंपल है, 3 चीज़ें इसमें से हट गई है। तो चलिए मूव ऑन टू द 4th पॉइंट। 4th पॉइंट होता है टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। देखिए उन प्रीमाइसेस पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी ने किसी को रेंट पे दे रखी है, उन पे रिवीजन ऑफ रेंट और टेनेंसी वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। देखिए क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने आपको रेंट पे दी, ठीक है, मैं हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने कोई प्रीमाइसेस रेंट पे दे रखी है। अब बार बार मैं रिवीजन ऑफ रेंट में बार बार उन पे केस कर दूँ कि नहीं रेंट कम होना चाहिए या रेंट इतना चाहिए या मुझे ये प्रोविजंस चाहिए, मुझे ये एमिनिटीज़ चाहिए,
तो क्या गवर्नमेंट अपना काम छोड़ के और यही करती रहेगी रिवीजन ऑफ रेंट? इसीलिए कि आप गवर्नमेंट की चीज़ों में और गवर्नमेंट जो अपना काम करे उसके काम में दखल अंदाजी ना करे, इसलिए रिवीजन ऑफ रेंट उनके ऊपर नहीं लगेगा। उनने बोल दिया है ये रेंट है, आपको रहना हो तो रहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। नॉर्मल वैसे भी गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती है उनका अपन को सभी को पता है, नॉर्मल एक रेंट वगैरह सब होता है। तो वैसे ही है कि रिवीजन ऑफ रेंट जो है वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने जिसको प्रीमाइसेस लेट आउट करके उन प्रीमाइसेस पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट को बार बार परेशान नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट को और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आया समझ के जो रिवीजन ऑफ रेंट और टीनेंसी वाला है वो लोकल, अगर कोई प्रीमाइसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने दे रखी है तो उनके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग और लेट आउट बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल एक्ट और अ राजस्थान एक्ट। सबसे पहले इसमें समझो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। देखिए बॉडी कॉर्पोरेट जो है एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वगैरह, मतलब एक बहुत सारे जने मिलके कोई एक कॉर्पोरेट रूप में, एक कंपनी के रूप में कुछ गवर्न करते हैं तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो उसमें भी यही है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर आपको कोई प्रीमाइसेस रेंट पे दे रखी तो उस पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट को अपना काम करना है, वो बार बार रिविजन ऑफ रेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आया आपको ये आया समझ आपको? ओके। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसमें से हट चुके हैं। फोर्थ में हमने पढ़ा है कि एक तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने रेंट पे दे रखे हैं प्रीमाइसेस। सेकंड नंबर पे वो आया जो कि मतलब हमारे बॉडी कॉर्पोरेट ने दे रखी है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा वो प्रीमाइसेस जो कि किसी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने रेंट पे दे रखी है। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसने अगर कोई प्रीमाइसेस जो है रेंट पे दे रखी है। अब सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू अ गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। इसमें बोला गया है वो प्रीमाइसेस जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी ने लेट आउट कर रखी। देखिए इसमें नॉर्मली जो भी आ रही है वो गवर्नमेंट कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट और यही सारी चीज़ें आ रही है, तो आपके लिए इजी है। हम मतलब गवर्नमेंट को बार बार परेशान नहीं कर सकते हैं, वो ही चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। चलिए देखते हैं सेवेंथ पॉइंट, टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, विच आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। फिर से स्टेट गवर्नमेंट आया है। टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ वक्फ रजिस्टर्ड अंडर वक्फ एक्ट 1995। देखिए कोई भी मतलब देवस्थान वाली प्रॉपर्टी, वक्फ वाली प्रॉपर्टी जिसको स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है तो उसके ऊपर भी रिवीजन ऑफ रेंट और टीनेंसी वाली चीज़ नहीं लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8, टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू सच रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशनल ट्रस्ट और क्लास ऑफ सच ट्रस्ट एज में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गेजेट। फिर से वही बात बोली गई है कि वो कोई ट्रस्ट या फिर ट्रस्ट या रिलीजियस पर्पस के लिए कोई भी चलाई जाने वाली ट्रस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी ऑफिशियल गेजेट में, तो उन पे भी आप रिवीजन ऑफ रेंट और इनकी चीज़ लागू नहीं कर सकते हैं। आया इतना आपको समझ में कि हमने क्या क्या पढ़ा? जिसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है उन सब पे रिवीजन ऑफ रेंट और टीनेंसी वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट 9th पॉइंट, to any premises belonging to or vested in a university established by any law for the time being in force। मतलब कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो लॉ ने बनाई है तो उस पर भी ये चीज़ लागू नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली आप समझे कि ये जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं या फिर लॉ के मतलब वजह से कोई चीज़ बनाई गई है तो अगर वो रेंट ही देखती रहेगी तो अपने काम कब करेगी? जिस चीज़ के लिए वो इस्टेब्लिश करी गई है तो वो कब करेगी? इसलिए इन सभी को इन झंझट से अपन ने थोड़ा सा दूर रखा है। 10th पॉइंट, टू एनी प्रीमाइसेस लेट टू बैंक और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कोई भी बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू और एनी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड और अंडर सेंट्रल स्टेट एक्ट और मल्टीनेशनल कंपनीज and private limited companies or public limited companies have a paid up share capital of ₹1 crore or more। मतलब अब वो सारी बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉरपोरेशंस, फिर बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पार्टनरशिप्स जिनकी पेड अप कैपिटल जो है, समझे, जिनकी पेड अप कैपिटल जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उन पे भी रिवीजन ऑफ रेंट और ये चीज़ें लागू नहीं होगी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द क्लॉज द एक्सप्रेशन बैंक मीन्स, बैंक का मतलब क्या होता है? द स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसमें बैंक से क्या समझते हैं, तो फर्स्ट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेकेंड जो है एक सब्सिडरी बैंक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिफाइंड है। नेक्स्ट इसमें बताया है अ करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और अंडर सेक्शन 3 ऑफ द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1980। इसमें समझिए जो भी बैंक से रिलेटेड बात करी गई है वो एक स्टेट गवर्नमेंट की, उसी के अंदर एक सब्सिडरी की, फिर आ रहा है सेक्शन 3 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्ट में जो बताई गई है, फिर कोई अदर बैंक जो कि शेड्यूल बैंक में डिफाइंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, या फिर ऐसी प्रीमाइसेस जो कि फॉरेन कंट्री या एम्बेसीज या हाई कमीशन लेजिस्लेशन या होली ऑफ अ फॉरेन स्टेट और सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। देखिए इसको नॉर्मल से सिंपली आप याद रखिए, बैंक का इतना मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए क्योंकि बैंक से रिलेटेड ये चीज़ कोई है नहीं, बस आप इतना भी याद रख लेंगे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो कि भले पब्लिक प्राइवेट जिनकी जो है पेडअप कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा है उन पर लागू नहीं होएगा, इतना याद रख लीजिए बस। उसके बाद अंदर एक बार आप रीड आउट कर लीजिए कि अगर कभी आ भी जाता है कोई क्वेश्चन तो हमें याद होना चाहिए हाँ हमने पढ़ा था। अब इसमें बैंक का मतलब हमने समझा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी वाली, फिर एक सेक्शन 3 वाली, और फिर हमने देखा शेड्यूल बैंक और ऐसी कोई बैंक जो फॉरेन मतलब कंट्री में एम्बेसीज वगैरह का काम करती है। बाकी अगर आप नॉर्मल से समझे कि ये सेक्शन 3 किस पर लागू नहीं होगा तो वो है सारी ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट के अंदर में है, ठीक है, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है उन पे जो है डिवीजन ऑफ रेंट और टीनेंसी वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव ऑन टू सेक्शन 4, रेंट टू बी एज एग्रीड। रेंट टू बी एज एग्रीड इसको रीड आउट करते हैं। द रेंट पेबल फॉर एनी प्रीमाइसेस शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट be such as may be agreed upon between the landlord and tenant, and it shall not include the charges payable for amenities which may he agreed upon separately and shall he payable accordingly। देखिए इसमें बोला है रेंट टू बी एज एग्रीड के अंदर लिखा है कि जो रेंट पेबल है प्रीमाइसेस का, ठीक है, जो भी प्रीमाइसेस आपने रेंट पे दे रखी तो उस पर जो रेंट पेबल है वो कौन डिसाइड करेगा, वो इस प्रोविजन के अंदर लिखा है कि वो डिसाइड करेंगे टेनेंट और लैंडलॉर्ड, ठीक है, यही बात लिखी। सच एज में बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस। नॉर्मली क्या होगा कि जो रेंट डिसाइड होगा ना वो नॉर्मली एमिनिटीज के बिना डिसाइड होगा, ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मेरे और आपके बीच में बोला कि 5,000 का रेंट लगेगा रहने का, तो उसमें एमिनिटीज इंक्लूड नहीं है। अगर मैंने सेपरेटली एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि हाँ एमिनिटीज भी इंक्लूड है तो होगी, बट नॉर्मली अगर आप और टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट अगर रेंट डिसाइड करते तो उसमें एमिनिटीज इंक्लूड नहीं होगी। बस यही बात सेक्शन 4 बोलता है कि जो रेंट है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट मिलके डिसाइड करेंगे, एमिनिटीज जनरली इंक्लूड नहीं होती अदरवाइज अगर किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है सेपरेटली, ठीक है। मूव ऑन टू दिस सेक्शन 5, पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट। अब जो रेंट है उसको पे कैसे करना है। अब हमने देख लिया रेंट क्या होता है, लैंडलॉर्ड क्या होता है, रिवीजन ऑफ रेंट हमने नॉर्मली समझा है, टेनेंसी समझा है, कौन कौन से प्रीमाइसेस पे जो है रिवीजन ऑफ रेंट और टेनेंसी नहीं लगेंगे, रेंट कौन डिसाइड करेगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिसाइड करेंगे। तो अब रेंट पे कैसे करना है ये भी तो देखना पड़ेगा। सब बात तो हो गई, पैसे तो लेने पड़ेंगे। वैसे ही बात है कि सेक्शन 5 हमारी बात करता है पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ द रेंट बाय टेनेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया है अनलेस एग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट बाय द 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेबल। मतलब इसमें बोला है कि जैसे आप मान लिया मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ फेब में रहने का, ठीक है, मतलब 6 महीने का एग्रीमेंट हुआ, मतलब अब आप फेब से रहना स्टार्ट करें तो आपको फेब का रेंट कब देना है, फेब का रेंट आपको देना है 15 मार्च तक। इसमें बोला है नेक्स्ट मंथ की 15th डे, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लोग एडवांस दे दे के और फिर रहते हैं, बट एक्ट में लिखा है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन सा 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं एवरी टेनेंट हु मेक्स अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट शैल ही इंटाइटल टू ऑब्टेन अ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट पेड बाय ड्यूली साइंड बाय द लैंडलॉर्ड और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। मतलब मैं अगर आपको रेंट पे कर रही हूँ तो आप मुझे एक रसीद दीजिए, एक रिसिप्ट दीजिए आप, जिसपे या तो आपके सिग्नेचर हो या आपके प्रिंसिपल जो ड्यूली एजेंट जो आपका ड्यूली ऑथराइज्ड है उसके साइन होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक वैलिड
चीज़ चाहिए कि हाँ मैंने आपको रेंट पे कर दिया है, ठीक है। ये बात सेकंड पॉइंट में बोली गई है। थर्ड पॉइंट है अ टेनेंट may make payment to the landlord or his duty authorized agent by any of the following method। अब वो कैसे कैसे पे कर सकता है, फर्स्ट में बताया कैश, चेक या बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। इन तीन चीज से बता सकता है, या फिर बैंक अकाउंट में भी डायरेक्टली वो बता सकता है, तो लैंडलॉर्ड को अपना बैंक अकाउंट नंबर और ये सब देना पड़ेगा। तो देखिए हमने इसमें अभी तक ये पढ़ा है कि जो है लैंडलॉर्ड जो है अपना वो पे करेगा रेंट 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उसके बाद लिखा है कि जो रेंट पे करना है वो या तो खुद लैंडलॉर्ड को करेगा या उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को करेगा, बट एक रिसिप्ट लेगा। थर्ड पॉइंट में पढ़ा वो रेंट कैसे कैसे दे सकता है, तो वो या तो कैश दे सकता है, बैंक ड्राफ्ट दे सकता है या फिर चेक दे सकता है। फिर हमने पढ़ा कि जो बैंक है अगर हम चेक वगैरह से देते हैं या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें तो वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह ले सकता है या फिर पोस्टल मनी ऑर्डर कर सकता है। अब इसमें लिखा है लैंडलॉर्ड शेल डिस्क्लोज टू द टेनेंट ऑफ हिज बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर बताना ही पड़ेगा तो ही तो वो ट्रांसफ़र करेगा। नेम ऑफ द बैंक इन द सेम म्यूनिसिपल एरिया इन द रेंट एग्रीमेंट बाय अ नोटिस सेंड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू। मतलब अगर उसे नहीं पता है तो उसे एक नोटिस भेजेगा जिसमें बैंक का नाम, IFC कोड वगैरह जो भी ज़रूरी होता है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है उसको वो नोटिस में लिख के और भेज देगा, ठीक है। आज हमने सेक्शन 3, 4 एंड 5 कवर किया। आपको समझ आया? 3 में जो था हमने बोला था कि जो प्रोविजंस हैं रिवीजन ऑफ रेंट और टेनेंसी से रिलेटेड वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे। तो नॉर्मली याद रखिए वो सारी स्टेट गवर्नमेंट की ही लिस्ट थी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी उन सब पे अप्लाई नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा कि रेंट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिसाइड करेंगे और एमिनिटीज इंक्लूड नहीं होगी, बट अगर लिखा है तो इंक्लूड होगी। फिफ्थ में हमने पढ़ा कि रेंट कैसे पे होगा, तो 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फिर देखा कि लैंडलॉर्ड जो है या तो लैंडलॉर्ड रिसीव करेगा या उसका एजेंट रिसीव करेगा, बट हमको एक रिसिप्ट भी लेनी है। फिर देखा कि हम कैश में दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं या फिर हम मतलब चेक दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम पोस्टल मनी से या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सामने वाले को लैंडलॉर्ड को एक नोटिस देना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा बैंक अकाउंट नंबर वगैरह जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है। ओके, आपको समझ आया होगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ओके बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।